हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे डिप्लोमेसी के हवाले से, रिलेशंस के हवाले से, और वो रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के आपस की रिलेशंस की तो बात करेंगे, लेकिन दुनिया के साथ इनके ताल्लुकात। हमारे यहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस में? इकोनॉमी का रोल है या हमारी पॉलिसी का मसला है या क्या ऐसी चीज़ें? और अगर हम बात करें हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की, उनकी फॉरेन पॉलिसी की या रिलेशंस की दुनिया के साथ, तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं? उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट हमारे यहाँ कहा जाता है कि है। इकोनॉमी ऑलमोस्ट 4 टू 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनके पास। एक बड़ी मजबूत बेस उन्होंने बना ली गुज़िश्ता 3-4 डिकेड के अंदर। क्या ये सारी चीज़ें हैं या उनकी पॉलिसी या उनका क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर पे आजकल मिडल ईस्ट की हम बात कर रहे होते हैं, अमेरिका की बात कर रहे होते हैं, बाकी दुनिया की, वो मतलब जिसे कहते हैं कि भागते हुए आते हैं जैसे, और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे और आज काफ़ी टाइम के बाद मेरे ख़्याल में कि सबसे एक इम्पोर्टेंट शख्स जो है, जो इस चीज़ को मतलब अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा इसी में गुज़ारा और अब भी बहुत एक्टिव रहते हैं। एम्बेसडर अशोक सजनार साहब ने मुझे जॉइन किया। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में आए। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। काफ़ी समय हो गया, जैसे आपने कहा वक्त बहुत गुजर गया है, तो जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहूँगा, ये जो आपने सब्जेक्ट चुना है बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना है। क्योंकि नॉर्मली हम बात करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं जो अपने दोनों देशों के बीच में या बिल्कुल। हिंदुस्तान और दूसरों देशों के बीच में। पर ये आपने बहुत ही अच्छा मौजू चुना है, जिसके ऊपर मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे बात कहकर। मुझे आपने अभी बताया है, तो मैं आपको बिल्कुल, बताऊंगा जो एग्ज़ैक्टली यू मेरे आर एकदम ध्यान में जो बातें आती हैं वो मैं आपसे और आपके देखने और सुनने वालों से शेयर करूंगा जी। बहुत शुक्रिया सर, और मुझे इतना यकीन है, बल्कि बल्कि यकीन था और यकीन है कि आपको मतलब अगर अभी हम बात करते करते भी कोई चीज बीच में से डाल लें तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। ये मुझे बहुत यकीन है इस शुक्रिया, बात का। शुक्रिया जी। सर थोड़ा सा स्टार्ट लूंगा। आपने सर्व किया एज एम्बेसडर हिंदुस्तान को, अभी भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं। अक्सर आप अपने जो आर्टिकल्स वगैरह सेंड करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में आप जा रहे होते हैं। यकीनन अब भी आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। सर क्या चीज़ है आप देखते हैं कि इंडिया ने, अगर हम लास्ट 3 डिकेड्स या 4 की बात करें, तो क्या ऐसी चीज़ें उन्होंने की है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में या उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक जान मजबूत है, एक स्ट्रेंथ है उनकी? क्या चीज़ें सर आपको एज़ एन एम्बेसडर भी, सिटीज़न ऑफ इंडिया भी, क्या चीज़ें नज़र आती हैं? जी, बहुत शुक्रिया फिर से ये प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, आपने कहा है 3-4 डेकेड्स में क्या हुआ है, तो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, मैं सर, एक तो जनरल टर्म्स में बोलूँगा, जो कि किसी भी देश के लिए अगर वो अपना जो भी है फॉरेन रेपुटेशन है, जो आपका जैसे लोग देखते हैं आपके देश को और लोगों को कैसे देखते हैं, तो वो नज़रिया कैसा है, उसको कैसे बेहतर करने के लिए क्या किसी भी देश को करना चाहिए। और फिर मैं भारत के ताल्लुक से इजाज़त देंगे आप तो मैं बताऊंगा सर, जो सर। करीब कम से कम पिछले 10-11 साल से क्या हो रहा है। क्योंकि मैं ये समझता हूं जो भारत का जो रुतबा है, भारत का जो प्रोफाइल है, भारत की जो हैसियत है पूरी दुनिया में, वो पहले भी अच्छी थी, परंतु पिछले 10 साल में और भी कहीं आगे चलकर बहुत उभरी है। तो एक तो मैं ये कहूंगा, देखिए कहा जाता है हमारी ये विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में, जो आपकी जो फॉरेन इमेज होती है फकर साहब, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमेस्टिक स्ट्रेंथ। अगर आप अपने देश के अंदर, अगर आप स्ट्रांग होंगे, अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ है, तो तब दूसरे वाले भी, बाहर के देश भी इसको रिकग्नाइज करेंगे और आपको उतनी ही इज्जत देंगे। तो सबसे पहले चीज है इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी बहुत होनी चाहिए, तभी लोग आपसे व्यापार करेंगे, आपसे एक्सचेंज होगा, कॉमर्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वगैरह वगैरह। और फिर आपके यहाँ पर डेलीगेशंस आएंगी, लोग आएंगे आपसे, वो और ताल्लुकात को अपना बढ़ाना चाहेंगे।
दूसरी चीज है इसमें जो हमारे यहाँ पर किसी भी देश में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, सिक्योरिटी रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, पीस रहनी चाहिए। तो वो अगर आपके यहाँ पर है तो लोग आएंगे, कहेंगे भाई हाँ यहाँ तो बिजनेस भी कर सकते हैं। और फिर आप अगर किसी जो ग्लोबल चीजें हैं, ग्लोबल मसले हैं, उसके ऊपर आपने कुछ बोलना है तो फिर आपकी आवाज को भी इज्जत से सुना जाएगा बाहर से। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं एक स्टेबिलिटी और शांति देश में होनी चाहिए, उसका होना बहुत जरूरी है। और दूसरी आपकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको आगे ले जाने में, उसको मजबूती अगर है तो फिर आपके देश के लिए अच्छा है। आपने भारत की बात की और आपने कहा जो अभी इससे पहले बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान में ऐसी क्या बात है जो क्यों वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। और हिंदुस्तान के अब जो रिश्ते हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट, हम यहाँ से वेस्ट एशिया उसको बुलाते हैं, पश्चिम एशिया बुलाते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट तो जब इंग्लैंड से वो देखते थे तब उनके लिए मिडल ईस्ट रहा होगा। हमारे यहाँ से तो ये पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया है हमारे लिए। तो अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं उसको वेस्ट एशिया के से ही मुखातिब करूंगा, क्योंकि वही हमारा कहने का उनको बताने का तरीका है। तो देखिए, एक तो हिंदुस्तान में क्या हुआ पिछले 10 साल में, 11 साल में, 10-11 साल पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वहां पर करीब हम 10वें नंबर पर थे वर्ल्ड में। हमारी जो स्टैंडिंग थी 10वें नंबर पर थी। अब हम आ गए हैं 5वें नंबर पर। और अब हम इतनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो जाएंगे करीब 2 साल में। 2027 तक यही माना जाता है। और अभी हम पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अभी भी चाहे हमारी थोड़ी सी ग्रोथ रेट थोड़ा कम हुआ है, 5.46% वगैरह, परंतु इस साल का है जो 6.5% होगा और आगे भी चलते हुए। हालांकि इसका ये भी समझना चाहिए फखर साहब, जो हमारा पोटेंशियल जो है कहीं इससे ज्यादा है, 7-8-9%। और वो हम सोच रहे हैं जो क्या अपने यहाँ पर रिफॉर्म किए जाएं, करते जाएं, जिससे कि इकोनॉमी ठीक हो जाए। तो देखिए, एक तो इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई है भारत की इस समय, तो इसीलिए भी पूरी दुनिया देख रही है। और जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो कहती हैं भाई आगे चलते हुए अगर कोई एक रे ऑफ होप है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए तो वो भारत है। और भारत ही पूरी दुनिया के इकोनॉमी को काफी हद तक आगे ड्राइव करेगा। पर मैं ये नहीं कहता हूं जो हमको ये इसमें वी शुड बी कंप्लेसेंट, जो भाई हाँ ठीक है अच्छा चल रहा है वगैरह, नहीं। हमको मेहनत करते जाने हैं। और टेक्नोलॉजी का आजकल माहौल है। पहले तो हमने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आपको पता है जो हमने खो दिया, क्योंकि हम भी आजाद नहीं थे। पाकिस्तान भी जो हिंदुस्तान का हिस्सा था उससे पहले भारत वो भी आजाद नहीं था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हमसे पीछे छूट गई क्योंकि हम तो कॉलोनीज थे। परंतु अब जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है उसको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं और उसके बिल्कुल हम आगे हैं। तो उसमें आप देखिए, चाहे हमारी स्पेस में हो, हमारे ये इसको चंद्रयान को भेजा उस जगह पर जहां पर कि कोई देश पहले नहीं भेज पाया है। हमने अपनी सैटेलाइट जी साउथ पोल पर, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, साउथ पोल में जो कि डार्कर साइड है, जहां पर कभी वो रोशनी नहीं होती, अंधेरा ही रहता है, वहां पर हमने उसको प्लेस किया। हमने 110 सैटेलाइट एक बार ही स्पेस में छोड़ी। हमने जब अपना मार्स में अपना वो भेजा, मंगलयान भेजा जिसे, तो वहां पर उसका हमारी इतनी फ्रूगल इकोनॉमी है, इतना दाम लगा उसमें फखर साहब, जितना कि हॉलीवुड की एक पिक्चर बनाने में उससे कम दाम में हमने उसको भेज दिया। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पर बहुत किया जाता है। देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं हमारे यहाँ पर ऐसी हो रही हैं, जो अगर आप अमेरिका, यूरोप, चीन सभी को मिला दें तो उनका एक महीने में उतनी ट्रांजैक्शन होंगी जितनी कि हिंदुस्तान में एक दिन में होती है। तो इससे देखिए, ऐसी बात है जो एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहा जाता है, ईज ऑफ लिविंग जिसे कहा जाता है, परंतु इससे करप्शन भी बहुत कम हो गया है। हमारे यहाँ पर पहले 1980 में
एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी साहब, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट की अगर हम 1 रुपया सब्सिडी भेजते हैं तो उसमें केवल जो फाइनल बेनिफिशियरी है उसको केवल 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे बीच में ही कहीं खत्म हो जाते हैं, कोई मिडिलमैन ले जाते हैं। जी, आपका अपना तजुर्बा भी, अपने देश में भी तजुर्बा ऐसा ही होगा। ऐसा ही है अब बिल्कुल। जी, अब हमारा ऐसा है, जो जब यहां पर एक बटन दबता है तो हरेक के खाते में, हरेक के अकाउंट में पूरा 1 रुपया, पूरा 100 रुपया पहुंच बिल्कुल, जाता है। तो बिल्कुल। देखिए, मैं ये खाली थोड़े से वो मिसाल दे रहा हूं आपको, आपके सुनने वालों के लिए बेसिकली बताना, जो हिंदुस्तान ने अपनी, हमारी जो इकोनॉमी है उसने प्रोग्रेस किया टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी आगे की देखिए, एआई है, रोबोटिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, आप कुछ भी एजुकेशन के स्फीयर में, हेल्थ के स्फीयर में, हर एक में हम कोशिश कर रहे हैं जो उससे आगे से आगे हम रहें, और पूरे और देशों के साथ हम मिलकर रहें। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे, फ्रांस में गए थे, जी, बिल्कुल, एक्शन समिट में उनको बुलाया गया था। एआई एक्शन समिट में उनको को होस्ट के तरीके से बुलाया गया, बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में भी आगे है और हमारे और देशों के साथ संबंध भी अच्छे हैं। फिर अमेरिका गए, अमेरिका जी, में देखिए अभी नए नए, उसके बारे में फिर दोबारा से बात कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने एकदम पूरी दुनिया को बिल्कुल, झकझोर के रख दिया है, चाहे वो गाजा के बारे में बोल रहे हों या यूक्रेन के बारे में बोल रहे हों, तो बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल चीजें हैं। परंतु बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री गए, बड़ी अच्छी उनकी पहले से भी अच्छी समझ है, अच्छे उनके संबंध हैं, रिश्ते हैं, तो अच्छा रहा वो वाला। और वहां में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हुई। अब राइट। थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत देंगे जी, तो मैं, प्लीज़। जी, ये मैंने इकोनॉमी की बात की। सब दूसरी बात मैं कहता हूं, जो जब तक किसी भी देश में शांति नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, पीस ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, बिल्कुल, तो तब तक वो अपना पूरा जो रोल है पूरी दुनिया में, वो ठीक तरीके से अपनी बात नहीं कह पाएगा और बात नहीं मनवा पाएगा। तो हमारे यहाँ पहले देखिए कहाँ पर दिक्कत होती थी। एक हमारी जो पॉलिसी रही है, प्रधानमंत्री ने शुरू में ही आते ही कहा, जो हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच रहेगी, वो रहेगी 3000 साल पहले हमारे उपनिषदों में जो कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया जी, एक बिल्कुल। परिवार के माफिक है, हमारा फैमिली है, और हमें उसको वैसे ही देखकर चलना चाहिए। तो हमारे उसी के हिसाब से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, जो भाई हम नॉन रेसिप्रोकल रिलेशंस करेंगे अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ, उनसे हम इतना नहीं मांगेंगे जो हम उनकी वेलफेयर में और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो यही हमने पॉलिसी अपनाई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, पर मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए अगर और पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, अगर आप की मंशा हो तो जरूर कर बिल्कुल, सकते हैं। जी, बिल्कुल सर, लाज़मी बात है पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़रूरी है मैं बात करना एज़ ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे ये चीज़ अक्सर ज़हन में हम लोगों के ये क्वेश्चन्स आते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे या हमने नहीं की इन द पास्ट या फ्यूचर में हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे जिसमें बाकी मेजॉरिटी लोग जा रहे हैं और एक राइट डायरेक्शन है। सर हम अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें मैं क्योंकि मोदी साहब के ऊपर भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि जी, जी, उनके दौर में वाक़ई में बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हमने देखी है। दुनिया के साथ उनका जो ताल्लुक है पहले भी हिंदुस्तान का होता होगा, लेकिन अब जिस तरीके के रिलेशंस मिडल ईस्ट के साथ हमें नज़र आ रहे हैं, वो कुवैत जाएँ, वो सऊदी अरेबिया जाएँ, वो यूएई जाए या कतर जाएँ या वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट न्यू दिल्ली आएँ। बड़ा एक अलग तरह का एक दूसरे को वो रिसीव करते हैं, बात करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। सर ऐसी मतलब एक तो उनका रोल थोड़ा-सा बात करके फिर पाकिस्तान पे आते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलतियाँ की? या अभी भी आपको क्या लग रहा है कि वो गलतियाँ अभी भी हमने एज़ इट इज़ लेके और हम उसके साथ बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम शायद स्लो हैं या फिर उस जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए? जी। तो पाकिस्तान के बारे में अभी इसके बाद श्योर। बात करेंगे। आपने पहले मिडल ईस्ट के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में बात जी, किया है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, एक तो
वेस्ट एशिया की हिंदुस्तान के लिए अहमियत बहुत है, क्योंकि वहां पर हमारे करीब 80-90 लाख लोग हैं जो कि काम करते हैं, बिल्कुल। और वहां पर वो काम करते हैं और उन देशों के फायदे के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारे लिए भी वो यहाँ पर बड़े रेमिटेंसेस भेजते हैं। हमारा देखिए जितना भी डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, वो जो हमें रेमिटेंसेस भेजता है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं। मतलब उनको कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप में, जो यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, पीस रहेगा, ट्रैंक्विलिटी। तो करीब हम पिछले साल मेरे ख्याल से 125 बिलियन डॉलर हमारे पास इनवर्ड रेमिटेंसेस आए, उसमें करीब 50% यहाँ से वेस्ट एशिया से आता है, और वो वहां पर काम कर रहे हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स पहले गए थे, अब व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो वो अपना पैसा भेजते हैं, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स काफी ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स इतने अभी नहीं है। जी। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको उस डेफिसिट को मीट करने के लिए वहां पर है। दूसरा, हमारी एनर्जी वहां से बहुत आती है। या हमारी तो इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, 6-7-8%। हमको एनर्जी की बिल्कुल। बहुत जरूरत है। एनर्जी हमारे पास अपने देश में है नहीं। करीब 85-90% तेल हम इंपोर्ट करते हैं अपना, 50% गैस हम अपनी इंपोर्ट करते हैं, और ज्यादातर करीब वही 50% के आसपास ये सारी वेस्ट एशिया से आती है। जैसे अभी कतर के अमीर हमारे यहाँ आए थे, करीब 40% जो हमारा इंपोर्ट होता है एलएनजी का या एलपीजी का, वो कतर से होता है। और ऐसा ही यूएई से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, इन सभी देशों से काफी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं। तो एनर्जी हो गया, हमारे रेमिटेंसेस हो गए। दूसरा, इनके साथ जो हमारा ट्रेड है, यूएई है तीसरे नंबर पर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर, एग्जैक्टली। सऊदी अरेबिया है चौथे नंबर पर, पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है। परंतु चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जी। और तीसरे नंबर पर यूएई है, चौथे पर सऊदी अरेबिया। तो ये वाला जो गल्फ का एरिया है, जिसे 6 देश हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसे कहा जाता है, जी। बहुत हमारे लिए अहमियत रखता है। उसके बाद हम यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है भारत में, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके मैं बहुत ही जल्दी इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उनके साथ फखर साहब 88 दिन में हमने अपना एफटीए फाइनलाइज कर लिया। मतलब जी। इतना हमारे दोनों में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है दोनों लीडरशिप में। और जैसे आपने देखा होगा, अभी कतर के अमीर आए थे हमारे, बिल्कुल। प्रधानमंत्री गए वहां पर, एयरपोर्ट उनको रिसीव करने बिल्कुल। गए। यस। जब एमबीएस आते हैं सऊदी अरेबिया से, उनको भी रिसीव करने जाते हैं। जब एमबीजेड, वो क्राउन प्रिंस थे अबू धाबी के, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जाते थे वहां पर एयरपोर्ट। अब तो वो प्रेसिडेंट बन गए हैं एमबीजेड, जी। तब भी उनको। तो देखिए हमारे बड़े अच्छे ऐसे संबंध हैं। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जी। आखिरी 2 बातें, सर। 3 बातें। एक तो ये है, जो इन सभी देशों ने, इन्होंने देखा है जो कैसे इनके रिश्ते भारत के साथ कैसे बढ़ रहे हैं इतने पिछले 10 सालों में। इन सभी ने अपने सबसे ऊंचे खिताब प्रधानमंत्री बिल्कुल। मोदी को दिए हैं। यस। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, या वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, या वो कुवैत हो, या वो बहरीन हो, या वो ओमान हो, या वो फिलिस्तीन हो, या वो इजिप्ट हो, अब किसी को नाम ले लीजिएगा, सभी ने अपने हाईएस्ट अवार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं। तो इससे इससे क्या पता चलता है? दूसरा, इसको हम जो लेकर जाते हैं, आगे लेकर जाते हैं। एक जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था, तो जी। तब हमने एक आईमेक लॉन्च किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक यस। कॉरिडोर। यस। और उसका अभी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे फ्रांस, तो वहां पर मार्सेई में एक जो पोर्ट है, वहां पर कॉन्सुलेट जनरल हम खोल रहे हैं। और वो इस आईमेक का वहां पर यूरोप में एक वहां तक पहुंचेगा, उसका तोड़ तक पहुंचेगा। ये वाला देखिए बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। जी। ये शुरू होगा अमेरिका से,
थ्रू द अटलांटिक वो आएगा यूरोप में, थ्रू यूरोप एंड वेस्ट एशिया इट विल कम टू इंडिया। इंडिया से होता हुआ ट्राइलैटरल हाईवे से वो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, और वियतनाम होकर वो जाएगा पैसिफिक ओशन। तो मतलब अमेरिका के इस छोर से लेकर वहां पर एशिया के दूसरे छोर तक ये वाला पहुंचने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो आईमेक बहुत महत्वपूर्ण है, एफटीए यूए के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, और जो I2U2 है, या इंडिया, इजराइल, यूएई एंड बिल्कुल, यूएसए, यूएस एग्ज़ैक्टली, I2U2, तो ये भी एग्ज़ैक्टली। 4 देशों का। तो इसलिए आप देखिए हिंदुस्तान के जो संबंध हैं इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे हैं, फिलिस्तीन के साथ भी बड़े अच्छे हैं, सऊदी के साथ भी बड़े अच्छे हैं, और सब देशों के साथ बड़े अच्छे हैं। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जी, देखिए पहले मेरे विचार से ये सभी जो देश थे वेस्ट एशिया के, ये हिंदुस्तान को देखते थे पाकिस्तान के नजरिए से, ओके, इस्लाम के नजरिए से। जो पाकिस्तान हमारा दोस्त है, तो जी, इसीलिए, और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हम हिंदुस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। जी, पर इस सब जो इक्वेशन है, इस सब इक्वेशन को जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उन्होंने एकदम बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने उनको बताया है, जो हम तो देखिए आतंकवाद के विरुद्ध हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं, हमको मिलकर हमारे अब ये सभी देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनर साइन की है, अभी जब अमीर कतर के आए थे उनके साथ, उससे पहले सऊदीज के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ, कुवैत के साथ, सभी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी। तो इनके साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं, इनके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, इनके साथ हम अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई भी करते हैं। तो इसीलिए ये देखिए बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आखिरी चीज जी, देखिए, जब ये चीजें हुई यहाँ पर हिंदुस्तान ने जैसे आर्टिकल 370 को हटाया जी, बिल्कुल, 2019 में, इन देशों में किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल, पाकिस्तान देखिए, चाहे यूएन में हो, इधर हो उधर हो, आप कहते रहे जो भाई ये तो बहुत वो है मुस्लिम उम्मा के लिए, वहां पर बहुत वो प्रहार है और उनकी बहुत ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, इनमें से किसी ने नहीं कहा, सबने कहा ये भारत का अंदरूनी मामला है। अभी G20 में जब हमने इतनी मीटिंग्स की, कश्मीर में भी हाँ, बिल्कुल, टूरिज्म मीट किया, लद्दाख में किया, ये क्या, सब इनके नुमाइंदे आए वहां पर, उन्होंने शिरकत की इसमें। उन्होंने नहीं कहा जो भाई ये कश्मीर है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो जो आपने हमने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जी, ऑफ गुडविल इन देशों में, वही उसको उन्होंने रेसिप्रोकेट किया है। राइट। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर लें, एज़ एन एम्बेसडर आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी लाज़मी बात है, जिस कंट्री में हाई कमीशन होता है इंडिया का, तो तकरीबन उसमें पाकिस्तान का भी होता है। जी। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें आपको लगी होंगी, एम्बेसडर्स की या डिप्लोमेट्स की आपस में इंटरेक्शन, मुलाकातें भी होती हैं, किसी भी इवेंट्स में वो इकट्ठे हो जाते हैं, इस्लामाबाद में भी अक्सर हमें जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं उनसे हमारी इंटरेक्शन हो जाती जी है, जी जी। और हमारे वालों से यकीनन न्यू दिल्ली में भी लोगों की होती होगी। लेकिन सर, क्या चीज़ें आपको नज़र आती है जिस पे पाकिस्तान ने फोकस नहीं किया, करना चाहिए था, अगर नहीं किया अब कर ले तो शायद एक ट्रैक पे आ जाएगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका फखर साहब। इसमें देखिए, मैं बताऊंगा, जब हम बाहर मिलते हैं, जब हम सफीर थे दूसरे देशों में या जी, और ओहदे पर काम करते थे, मिनिस्टर, काउंसलर, फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह, तो देखिए एट द पर्सनल लेवल जो भी हमारे पाकिस्तान के कॉलीग्स हैं उनके साथ ठीक है, उनसे मिलते थे, रिलेशंस वगैरह नॉर्मल जैसे कर्टसीज होती हैं वो आप या करते हैं। परंतु जो दिक्कत की बात है वो ये है, और अगर मैं उसका हवाला दे पाऊं, जब मैं कहता हूं जो भारत में वो है, हिंदुस्तान में पीस, ट्रैंक्विलिटी, सिक्योरिटी वगैरह है, जो पाकिस्तान ने क्या किया है, एक तो कश्मीर को एक हवा बना लिया है।
जो भाई आपकी पाकिस्तान की आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय कश्मीर, जो हमको हर इंटरनेशनल उसमें मौके पर चाहे किस पर भी आप बात कर रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स या स्टेबिलिटी पर नहीं बात कर रहे हो, हेल्थ केयर पर बात कर रहे हो, इकोनॉमी पर बात कर रहे हो, हमने कश्मीर का मुद्दा जरूर उसमें लाना है। जी। तो यू नो द होल वर्ल्ड इज टायर्ड ऑफ इट, द होल वर्ल्ड, दुनिया सुनना नहीं चाहती है। दुनिया, देखिए जिसे कहा जाता है ना, आंखें चेहरे पर सामने हैं, आगे देखना चाहती है, आगे क्या कर सकते हैं, कैसे हम कोऑपरेट कोलैबोरेट करके मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अब वही पीछे वाले फिर से मुद्दे लेकर आते हैं, जिसका पूरी दुनिया ने ये कहा है ये बायलैटरल चीज है, आप दोनों देश मिलकर आप इसमें बातचीत करिए और इसको सुलझाइए, तो डोंट ब्रिंग इट टू दिस। तो एक तो ये चीज है जो आप ओके। उसमें ला रहे हैं। दूसरी बात है जो जिस प्रकार से पाकिस्तान ने टेररिज्म का, दहशतगर्दी का दामन थामा है, और उससे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए दहशतगर्दी जब होती है, आपने हिंदुस्तान के विरुद्ध उसको इस्तेमाल आपकी आर्मी ने उसका शुरू किया, परंतु उसका जो खामियाजा भुगतना है वो पाकिस्तान की जनता भुगतती, हुँ, क्योंकि आप देख रहे हैं जो वहां पर कितना, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या वो बलूचिस्तान में हो, वो कराची में हो, कहीं भी हो, कितने सारे वहां पर बम ब्लास्ट होते रहते हैं, हर बारी कोई ना कोई लोग मारे जाते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हो या ऑर्डिनरी सिविलियंस हो। हुँ, तो वो वाली सब चीज अगर, क्योंकि जैसे एक बारी 2011 में हिलरी क्लिंटन ने कहा था, जो अगर आप आतंकियों को अपने घर के पीछे बगीचे में आप उनको पालेंगे, सांपों को पालेंगे, तो ये मत सोचिए जो वो केवल आपके पड़ोसियों को जाकर डसेंगे, वो हुँ, आपको भी आकर डसेंगे। और वही हो रहा है जो अब न केवल हिंदुस्तान के साथ, परंतु जी। अफगानिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। हुँ, हुँ, तो इस एक तो इसके ऊपर जो जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, फौज है, वो आतंकवाद को, टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी वो इस्तेमाल करती है। उसको अगर छोड़ दिया जाए, टेररिज्म को छोड़ दिया जाए, हुँ, कश्मीर का मुद्दा आप ऑन द साइडलाइंस रखिए, और कहिए जो हम हिंदुस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको हम सुधारना चाहते हैं, उनको हम बेहतर करना चाहते हैं। देखिए जब हमारे किसी भी पड़ोसी, मैंने नेबरहुड फर्स्ट का थोड़ा सा हवाला दिया था, हमारे किसी भी पड़ोसी को कभी कोई मुश्किल दिक्कत आई है, हिंदुस्तान सबसे आगे खड़ा रहा है उनकी हुँ, सहायता करने के लिए। श्रीलंका में 2022 में हुँ, $4.5 बिलियन का उनके पास न खाने को अनाज था, न दवाइयाँ थी, न तेल था, न फर्टिलाइजर था, कुछ भी नहीं था। भारत ने दिया उनको $4.5 बिलियन। जी। मालदीव्स में उनके प्रेसिडेंट आए थे इंडिया आउट कैंपेन के साथ। हुँ, जब हमने अपने वैक्सीन्स बनाए, फकर साहब, जब कोविड-19 जी, पेंडेमिक था, बिल्कुल। हुँ, हमारे यहाँ पर शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की, आपको शायद याद नहीं होगा, 16 जनवरी 2021 को हमने लाखों की तादाद में वैक्सीन डोजेस जी। 20 जनवरी, 4 दिन बाद, अपने सभी नेबर्स को भेज दिए थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो या कोई भी हो, सबको हमने भेजे। यहां तक कि आखिर में हमने मोस्ट ऑफ देम ग्रेटिस फ्री 300 मिलियन डोजेस 100 देशों से ज्यादा उनको भेज दिए थे। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो आप अगर हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखेंगे, तो ये जरूर सबसे पहले तो पाकिस्तान का फायदा होगा, हुँ, पाकिस्तान के अवाम का फायदा होगा, उनकी जो जिंदगी, आपको तो देखिए चीन से आपको ये वैक्सीन डोजेस मिले, उनकी बिल्कुल। इफेक्टिवनेस भी कुछ नहीं थी। हमारे तो जो यहाँ पर कोविशील्ड बना, कोवैक्सीन बना, उनकी बहुत ही इफेक्टिव थे और साइड इफेक्ट उनके कोई नहीं थे। तो अगर आप ये समझते हैं जो हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों को हम अच्छा बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे, तो ये पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम का फायदा होगा, और सबसे ज्यादा फायदा
इसमें ये होगा, अगर आपके यहाँ पर अमन शांति है पाकिस्तान में, जी, आप फोकस कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी पर। अभी बिल्कुल। आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपके यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, हुँ, वहां पर पीस नहीं है। अगर पीस और स्टेबिलिटी आएगी तो अपने आप इन्वेस्टमेंट होगा, और आप देखेंगे हिंदुस्तान सबसे आगे खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। तो ये दो चीजें मैं कहूंगा, एक दहशतगर्दी को छोड़ दीजिएगा, और दूसरा ये अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके, मैंने काफी हद तक देखे हैं आपके ये इकोनॉमिक जो बजट्स वगैरह पेश होते जी, जी। हैं, ये वही जो फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट्स हैं, लोगों के लिए कम होता है इसमें। और फ्यूडल एलिमेंट्स के लिए आर्मी है, जमींदार हैं, लैंड ओनर्स हैं, बड़े बिजनेस हैं, उनके लिए आपके बजट में ज्यादा प्रोविजन होती है, न कि हुँ, आम आवाम के लिए। आप उसके हिसाब से, आप तो जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे, आप समझ भी है और आप देखते भी पढ़ते भी रहते हैं। आप जी। हिंदुस्तान का बजट देखिए जो कैसे हम करते हैं, तो उसमें जो सबसे तबके के नीचे है उसको कैसे दिया जाए। हुँ, और ये हमने पिछले कितने सालों में उनको गैस चूल्हे दिए हैं, कैसे हर एक जो औरतें हैं, उनको हर महीने, जो गरीब औरतें हैं, उनको हाथ में उनके बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाता है। तो मतलब एट दी बॉटम, जिनको मुश्किल होती है जब ये दुनिया में इतना बदलाव आ रहा है, वो कैसे ये जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनके साथ वो कैसे डील कर पाए। बिल्कुल सर टाइम भी हमारे पास ख़त्म है लेकिन एक जी। शॉर्ट सा आंसर एक तो आपने कश्मीर का ज़िक्र किया। कश्मीर पाकिस्तान अभी भी यूएनएससी में जो पाकिस्तान के इसाकडार साहब थे और आपके हर्षीद साहब गालिबन थे, तो आपस में उनकी अच्छी खासी एक-दूसरे को वो सुना के आए हैं। एक तो सर इस पे शॉर्ट सा कमेंट चाहूँगा, दूसरे बांग्लादेश के हवाले से हम सुन रहे हैं कि जी वहाँ पे बल्कि अभी मैं किसी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था आप लोगों के किसी न्यूज़पेपर पे, कि वहाँ पे जी पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका होल्ड है। तो सर यही दावा हमारे यहाँ होता है कि जी बलूचिस्तान में अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो यही हम हमारे यहाँ क्लेम्स होते हैं, अफ़गानिस्तान के रास्ते भी हमारे यहाँ क्लेम्स होते हैं। इसका सर अगर हम बैठ भी नहीं रहे, आपस में तो बैठना उठना है नहीं। ये इन्हें हाई कमिश्नर्स नहीं है, 5 साल हो गए दोनों कंट्रीज़ के, तो कैसे ये चीज़ें होंगी अगर लेट्स सपोज़ बात की भी जाती है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इंडिया या एक की कंट्री की बात नहीं कर रहा। जी, 2 चीज़ें आपने, एक तो कहा हाई कमिश्नर नहीं है। देखिए, जी, हाई कमिश्नर पाकिस्तान ने रिकॉल किया था, और याद हमारे है मुझे, पाकिस्तान, बहुत हमारे अच्छे से हाई याद है। कमिश्नर को आपने निकाला था। हैं? जी, तो वो तो, और हम तो ये सोच रहे थे जो जब सरकार बदलेगी वहाँ पर इमरान खान चले जाएँगे, शायद फिर कुछ हम देखेंगे जो आगे हुँ, वो बढ़ रहा है, परंतु वो भी नहीं हो रहा है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जो 2021 में 25 फरवरी, इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, तो हम दोनों के बीच में सीज फायर हुई थी, या क्योंकि वो वाला समय था जो तालिबान ने आना था काबुल में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान चाहता था भाई हम अपने ईस्टर्न फ्रंटियर पर, हमें शांति रहे, कोई दिक्कत नहीं हो, हम अपना वेस्टर्न फ्रंटियर जो है अफगानिस्तान के साथ, वो हम उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं। जी। तो 25 फरवरी 2021 में सीज फायर हुई थी, परंतु अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उस सीज फायर में भी वहां से और गोलाबारी हो रही है, हमारी तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है, वगैरह वगैरह। हुँ, दूसरी बात देखिए, आपने कही जो वहां पर यूएनएससी में जो ये जी बिल्कुल। वांगी ने, उनके चाइना ने एक वो किया था वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, वो बातचीत के लिए उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। देखिए, मैं समझता हूं ये वाली जो बात होती है कश्मीर की, ये पाकिस्तान उठाता है अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी के लिए, ओके, भाई अपने डोमेस्टिकली बताने के लिए, जो हम वहां पर पूरी दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का जो है मामला, मसाइल, इसको हम उठा रहे हैं। तो आपकी राइट। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप बोलते हैं, भारत अपना राइट ऑफ रिप्लाई यूज करता है, आपको जवाब देता है, वहां पर खत्म हो जाती है। आपने देखा है, देखिए इमरान खान साहब जब गए थे सितंबर 2019 में, अगस्त 5 अगस्त को हमने ये बदलाव किया बिल्कुल, था सेक्टर आर्टिकल 370 का, सितंबर में वो गए थे वहां पर, और जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में नॉर्मल 15 मिनट हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जी बिल्कुल। वो 50 मिनट बोले। उसका कोई फायदा हुआ? किसी और देश ने आपकी वो किया?
जो हाँ, हम भी मानते हैं भाई कश्मीर में बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत नाइंसाफी हो रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए आई थिंक आप देखिए जो भी होता है कश्मीर का समझ जाइए। दूसरी बात है जो बांग्लादेश की है। सर। देखिए बांग्लादेश का हमने पिछले इतने सालों में कभी कुछ नहीं कहा। अभी हम देखते हैं जो वहां पर एक आईएसआई की टीम आई है, जब से सरकार बदली है, पिछले साल 5 अगस्त को जब शेख हसीना वहां से बिल्कुल। उनको निकाला गया और 8 अगस्त को ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की वहां पर इंटरिम सरकार आई है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तो तब हमने देखा है जो वहां पर पाकिस्तान के साथ उनके जो संबंध हैं, जब यूएन जनरल असेंबली में सितंबर में गए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल। इनकी मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी हुई। वहां पर जो पहले जो कुछ नहीं होता था, वहां पर डायरेक्टली कोई शिप नहीं आती थी चिटगांव पोर्ट तक पाकिस्तान से, अब आ रही है वो सब अभी आनी शुरू हो गई है। कराची तो टू ये चट्टागांव। जी, तो ये बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश इज रीचिंग आउट टू पाकिस्तान। बांग्लादेश ये समझता है क्योंकि शेख हसीना भारत में उन्होंने रिफ्यूज लिया है, तो वो भारत को भी एनमिटी के नजरिए से देखता है। हमने उनको कहा है, देखिए भारत की सरकार उन जिस भी देश में जो मौजूदा सरकार होगी उसके साथ हम बातचीत करेंगे, उसके साथ हम अपने संबंधों को आगे लेकर जाएंगे, उन्हीं के साथ हमारी जो भी ताल्लुकात हैं उनको आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारे नॉर्मल रिलेशंस हों बांग्लादेश के साथ भी, जो भी उनकी अभी सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, बिल्कुल। जब उनके इलेक्शंस होते हैं तो एक फॉर्मल रेगुलर गवर्नमेंट आ जाएगी, उसके साथ भी हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे लिए कौन उस पोजीशन पर है वो मायने इतना नहीं रखता है। हमारे लिए उस देश के साथ, उस देश के बिल्कुल। लोगों के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं। और देखिए हमारे यहां से जो कुछ भी जाता था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, कपड़ा वगैरह वगैरह, किसी पर हमने रोक नहीं लगाई है, वो उसी तरीके से चल रहा है। पर राइट। हम ये देख रहे हैं जो वो पाकिस्तान की तरफ उसका रुझान और हो बिल्कुल। रहा है बांग्लादेश का, तो उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। जहां तक कि बलूचिस्तान की आपने बात की है, जो हिंदुस्तान वहां पर है, देखिए हमारे पास आपने कोई एविडेंस कभी नहीं दिया जो भारत का किसी तरीके से जी। वहां पर हस्तक्षेप है या कोई इंटरफेरेंस है। अगर कुछ हो तो आप बताइए। देखिए भारत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। भारत इंटरेस्टेड है, हिंदुस्तान इंटरेस्टेड है जो हमारे पूरे उसमें पीस ट्रैंक्विलिटी हो हमारे नेबरहुड में, क्योंकि हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं फखर साहब अपनी इकोनॉमी पर, जिससे कि हमारे देशों की, हमारे जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है, उनका जो इकोनॉमिक वेलबींग है, वो उसके ऊपर हम ध्यान दें और उनको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। और उसमें हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं यही कहता हूँ कि हमें फ़ोकस करना चाहिए अपने कंट्री के इंटरनल मैटर्स पे भी। नो कि हमें एक्सटर्नल चीज़ों को भी देखना पड़ता है, हर कंट्री को देखनी पड़ती है, हमें भी देखना चाहिए, लेकिन पहले अपने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर किया जाए, उस पे फ़ोकस किया जाए। जो मसले मसाइल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिल्कुल, बिल्कुल। रिलेटिव्स हैं। जी, और वो क्यों है? वो मैं हमेशा सर कहता हूँ कि वो ना हिंदुस्तान ने पैदा किए, ना इज़राइल ने पैदा किए, ना अफ़गानिस्तान और अमेरिका ने पैदा किए। वो जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हमने पैदा की हुई हैं। जी, हमारे यहाँ ये मसला कोई मतलब वहाँ से नरेंद्र मोदी साहब ने तो नहीं किसी को कहा हुआ कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करें। जी, जी, ये चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली है जो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल। और ये वाली बात इस पे ख़त्म करूँगा कि जब आप अंदर से मज़बूत होते हैं तो बाहर भी आपकी रिस्पेक्ट होती है और बाहर से भी फिर आप मज़बूत रहते हैं। आप किसी भी कंट्री बिल्कुल में ठीक। आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फॉरेन मिनिस्टर या कोई और डेलीगेशन जाता है तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। और मेरे ख़्याल ये बात शहबाज शरीफ साहब तो बार-बार करते हैं, लेकिन करते बात तो करते हैं लेकिन अमल ग़ालिबन नहीं करते। खैर वही एनीवे। कहना जिसे कहते हैं वॉकिंग द टॉक, आप तो सोच है, समझ है, परंतु उस रास्ते पर चलना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको ही करना चाहिए। वो करेंगे तो मेरे ख्याल से
सब तरीके से हालात ठीक हो एब्सोल्युटली गए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अशोक सज्जनार साहब। और व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आपने ये डिस्कशन देखी, आपका भी बहुत शुक्रिया। किसी और डिस्कशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर, हुँ। थैंक यू वेरी मच।